प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है सवाई जयसिंह नृत्य, जो कि बीए पार्ट 7 का सेकंड पेपर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जयसिंह नृत्य यानी सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मालवा की सूबेदारी उन्हें 3 बार मिली, उन्होंने जाटों का दमन किस प्रकार किया, मराठों के आक्रमणों को किस प्रकार रोका, इन सब चीजों का अध्ययन किया था। अब आज के टॉपिक में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जब जयसिंह ने मालवा में लंबे समय तक प्रथम सूबेदारी 3 बार उन्हें मुगल बादशाहों ने मालवा की सूबेदारी प्रदान करी, तो मालवा की सूबेदारी के पश्चात उन्होंने ये सोचा कि अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अपना जो क्या कहना चाहिए वर्चस्व स्थापित करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने निकटवर्ती शासक बूंदी के जो शासक थे उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। बूंदी का शासक वैसे जयसिंह के बहनोई बुद्ध सिंह थे, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है। जयसिंह के बहनोई बुद्ध सिंह थे। जयसिंह की बहन का विवाह उनके साथ हुआ था। बुद्ध सिंह जो थे उनके काफी लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक जागीरदार के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी के सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लिया। इस बारे में उन्होंने जयसिंह से भी विचार विमर्श किया और तत्कालीन मुगल बादशाह से भी उनकी बातचीत हुई। लगभग संपूर्ण तैयारी हो गई थी। इसी बीच बुद्ध सिंह के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने उम्मेद सिंह रखा, और उम्मेद सिंह के होने के पश्चात उनका विचार बदल गया और वो उम्मेद सिंह को गद्दी पर बैठाने का प्रयास करने लगे। लेकिन जयसिंह जो थे वो क्योंकि बूंदी, कोटा, इन आसपास के क्षेत्रों पर अब अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वो दलेल सिंह को ही गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे। और बुद्ध सिंह जब कुछ समय के लिए अपनी राजधानी से बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने उस स्थिति का फायदा उठाते हुए जो मुगल बादशाह था उससे भी स्वीकृति लेके दलेल सिंह को गद्दी पर, बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। जब बुद्ध सिंह वापस आए तो उन्हें लगा कि अब बूंदी का जो सिंहासन था उससे उनका जो अधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अतः उनके और दलेल सिंह के बीच में युद्ध भी हुआ, लेकिन जिसमें कि बुद्ध सिंह परास्त हुए, क्योंकि दलेल सिंह को जयसिंह का सहयोग प्राप्त था। और पुनः 1730 ईस्वी में जयसिंह ने दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। अब बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर कि बूंदी पर कौन बैठना चाहिए, उसे लेकर उनके संबंध जो थे वो आगे बिगड़ने लगे। क्योंकि कारण क्या था? इसके 2 कारण थे कि एक तो दलेल सिंह के जो भाई थे प्रताप सिंह, वो विद्रोह करने लगे। वो चाहते थे कि बूंदी की गद्दी पर उनका अधिकार हो। दूसरी तरफ जयसिंह की जो बहन थी आमेर की कछवाई राजकुमारी, उन्हें ये था कि दलेल सिंह को गद्दी पर न बैठाया जाए। यदि बूंदी की गद्दी पर, हालांकि जब बुद्ध सिंह के समय में उनकी और इनकी बहन के संबंध आपस में खराब हो गए थे, लेकिन इस समय जो रानी थी वो उनके पुत्र उम्मेद सिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए प्रयासरत थी, और उन्होंने
जो दलेर सिंह के बड़े भाई थे प्रताप सिंह, उनसे ये कहा कि मराठों को के साथ बातचीत करी जाए। तो जब प्रताप सिंह ने मराठों के साथ बातचीत करी तो होलकर और सिंधिया जो थे वो बूंदी की तरफ आए और उन्होंने बूंदी पर आक्रमण कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि बूंदी में महाराणा उम्मेद सिंह का शासन पुनः स्थापित हो गया, क्योंकि वो लोग भी वो जो युद्ध किया गया था उसमें सफल नहीं हो पाए और प्रताप सिंह बूंदी से भागकर पुनः मराठों से सहायता प्राप्त करने गए। लेकिन इस समय मराठों ने जयसिंह के साथ संबंध बिगाड़ना उचित नहीं समझा और उन्होंने प्रताप सिंह को सहायता प्रदान नहीं। तो ये हो गया कि बूंदी पर मराठों का आक्रमण। अब हम देखते हैं कि क्योंकि मराठे जो थे वो एक तरफ तो मुगल औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल बादशाहत जो थी वो कमजोर पड़ती जा रही थी और कमजोर पड़ने के कारण जो उनके उत्तराधिकारी थे वो अलग अलग राज्यों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। ऐसी स्थिति में मराठे जो थे उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के रास्ते वो समय समय पर इनके राज्यों पर आक्रमण करने लगे। तब जो राजपूताना के राज्य थे, जो कि प्रमुख राज्य थे, जिनमें मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, नागौर, किशनगढ़, इन लोगों के राजाओं ने, यहाँ के जो राजपूताना के राजा थे, उन्होंने ये एक विचार किया और जिसकी की प्रेरणा जयसिंह ने दी कि 16 जुलाई 1734 ईस्वी को अजमेर के निकट हुरडा के नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि ये सभी प्रमुख, जिसमें अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा थे, सवाई जयसिंह के अतिरिक्त जोधपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़ आदि के शासक सम्मिलित हुए और उन्होंने एक सुर से ये बात कही कि राजपूताना के जो शासक हैं वो अपने आपसी हितों को छोड़कर एकजुट होकर मराठों को उत्तर भारत से निकालने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि मराठे जो थे इस समय वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, यहाँ के राज्यों पर अधिकार करके यहाँ से अधिकाधिक चौथ वसूल करना। तो ये जो हुरडा सम्मेलन हुआ, फिर इसी बीच वर्षा ऋतु आ गई, तो ये निर्णय लिया गया कि वर्षा ऋतु के पश्चात ये शासक जो हैं वो एक बार पुनः एकत्रित होंगे एक मंच पर और मराठों के विरुद्ध एकजुट होंगे। लेकिन राजपूताना के जो शक्तिशाली शासक थे, जिनमें कि मेवाड़ हुआ, जोधपुर, मारवाड़ हुआ और आमेर, ये जो शासक थे ये अपनी सत्ता स्थापित, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इसलिए ये हुरडा सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया था वो कारगर नहीं हो पाया। आगे क्या हुआ कि अब इन लोगों ने सोचा कि इसी समय 1734 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का बख्शी खाने दौरान दिल्ली से अजमेर आया और उन्होंने राजपूतों के साथ संपर्क स्थापित किया, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण राजपूताना शक्तियां थी वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। और वो साथ किसके लिए देने लगी, क्योंकि मुगल जो वजीर आया था, उस बख्शी आया था, वो मराठों के विरुद्ध आक्रमण में उनका सहयोग चाहता था, जिसके लिए सभी तैयार हो गए। अब मराठे तेजी से कोटा और बूंदी की ओर पहुंचे। इसी बीच जो मराठे थे वो आगे बढ़ते हुए
जयपुर, जोधपुर राज्यों में पहुंच गए और उन्होंने आगे बढ़कर जो शाही सेना थी उसकी रसद आदि को रोक दिया। अब रसद रोकने से क्या हुआ कि अब इन लोगों को लंबे समय तक युद्ध में डटे रहना या लंबे समय तक मराठों का सामना करना इनके लिए संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जयसिंह के प्रयास से मुगलों और मराठों में एक समझौता हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मालवा को चौथ के रूप में 22 लाख रुपए देना स्वीकार किया। अब अभी तक तो जो राजपूत शासक थे वो मुगलों का सहयोग कर रहे थे, लेकिन जब सवाई जयसिंह की मालवा की सूबेदारी समाप्त हो गई तब उन्होंने मराठों के साथ सहयोग करने का निश्चय किया और उन्होंने पेशवा बाजीराव को मिलने के लिए आमंत्रित किया। पेशवा बाजीराव जो थे उनसे मिलने के लिए उदयपुर पहुंचे और उसके बाद वो आगे बढ़े। जब पेशवा बाजीराव राजस्थान में आए तब जयसिंह ने मुगल बादशाह के साथ उनका समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन मुगल बादशाह ने इस समय उसमें कोई बहुत अधिक रुचि नहीं ली। अतः 12 नवंबर 1736 को पेशवा बाजीराव ने एक शक्तिशाली सेना के साथ पूना से उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया और वो जगह जगह पर मुगल सेना का सामना करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। इसी बीच 1739 में नादिर शाह के आक्रमण भी प्रारंभ हो गए थे और जब नादिर शाह के आक्रमण प्रारंभ हुए उस समय मराठों और राजपूताना में से किसी ने भी मुगलों का सहयोग नहीं दिया। अब इस अवसर पर 28 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव का देहांत हो गया और उनके देहांत के पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव जो थे वो उनके उत्तराधिकारी बने और पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ मिलकर जयसिंह ने एक समझौता किया 1741 में, जो कि धौलपुर समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने पेशवा के सामने पेशवा को जैसे मालवा की सूबेदारी दे दी गई, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी रखी गई और ये कहा गया कि मराठे अब मुगलों के कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की लूटपाट नहीं करेंगे। साथ ही साथ पेशवा को बादशाह की सेना में 500 मराठा सरदार रखने के लिए भी कहा गया और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें 400 सरदार और 4000 सवार बादशाह को देने की बात भी कही गई और यदि इसकी आवश्यकता हुई तो उसका जो खर्चा है वो मुगल सरकार वहन करेगी। अन्य भी कई शर्तें रखी गई जिसके लिए प्रारंभ में पेशवा तैयार हो गया, लेकिन बाद में पेशवा और मुगलों का ये समझौता जो था वो बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया। तो हम अगर जयसिंह की मराठा नीति का एक विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में तो जयसिंह की नीति जो थी वो मराठों को रोकने की थी कि जब मराठे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे थे और इनके पास मालवा की सूबेदारी थी, तब इनका ये प्रयास था कि मराठे उत्तर भारत में न। लेकिन मालवा की सूबेदारी के पश्चात जयसिंह का जो प्रयास था वो ये रहा कि मराठों और मुगलों में आपस में समझौता हो जाए और ये जो समझौता था कि एक तरह से मराठे जो हैं वो राजनीति का आधार बनकर यहाँ पर लूटपाट करना छोड़ दें और उन्हें जो है नियमित यहाँ पर राजनीतिक
शांति स्थापित की जाए। और जब इन्हें ये धौलपुर समझौता हुआ था तब इन्हें चौथ वगैरह देने की बात भी स्वीकार की गई थी, लेकिन ये समझौता तो क्योंकि सफल नहीं हो पाया इसलिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जयसिंह ने बहुत कूटनीतिज्ञता पूर्वक इन चीजों को स्थापित करने में, और क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि मुगल शासन जो है वो धीरे धीरे क्या है अब वो उतना शक्तिशाली नहीं रहा, पतन की ओर अग्रसर है। उसमें ना तो मराठों की शक्ति का सामना करने का पूर्ण साहस है, और न ही राजपूताना भी, कभी राजपूताना भारी पड़ जाता था। तो इसलिए जो उनकी नीति थी जयसिंह की वो बहुत कूटनीतिज्ञतापूर्ण थी। और यदि हम ये कहें कि जयसिंह पहले शासक थे जिसने मराठा आतंक और विनाशकारी परिणामों का पहले से ही उन्हें आभास हो गया था और उन्हें वो दूर करने का प्रयास कर रहे थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अब हम देखते हैं कि जोधपुर राज्य के साथ उनके संबंध कैसे रहे कि सैयद बंधुओं का जब पतन हो गया उसके साथ ही जोधपुर के अजीत सिंह का महत्व जाता रहा, और आगे चलकर मुगल बादशाह जो थे वो अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी से हटाने के लिए प्रयासरत हो गए। इसी बीच जयसिंह ने मारवाड़ पहुंचकर अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह को वो गद्दी पर बैठाना चाहते थे, और जिसका परिणाम ये हुआ कि अभय सिंह ने अपने छोटे भाई बख्त सिंह को पत्र लिखा और उन्हें कहा कि वो पिता की हत्या कर दें और तत्पश्चात उन्हें नागौर का परगना दे दिया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि उनके छोटे भाई ने इस कार्य को अंजाम दिया। परिणाम स्वरूप अजीत सिंह जो हैं वो परलोक सिधार गए, और अब जयसिंह जो थे उनका धीरे धीरे मारवाड़ में प्रभुत्व जो था वो बढ़ने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे बीकानेर, नागौर, जोधपुर पर जयसिंह का दबदबा कायम हो गया, और बूंदी का जो शासक था, बूंदी के शासक के साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था जयसिंह ने, तो वो बूंदी का शासक उनके दामाद ही थे। बूंदी के शासक और कोटा के शासक ये भी उनके वर्चस्व को स्वीकार करने लगे। तो जो महत्वपूर्ण राजपूताना क्षेत्र था वो एक तरह से संपूर्ण जयसिंह के नेतृत्व में आ गया। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि उन्होंने दूधार और शेखावाटी क्षेत्रों में भी राजनीतिक एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा। तो इस प्रकार यदि हम जयसिंह का मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि जयसिंह अंतिम महत्वपूर्ण राजपूत शासक थे, और साथ ही मुगल राज्य को सहयोग करते हुए उन्होंने एक प्रमुख सेनानायक और सर्वोत्कृष्ट अधिकारी की भूमिका भी निभाई। जयसिंह न केवल सैन्य क्षेत्र में या कहना चाहिए राजनीति क्षेत्र में, यदि हम उनका चारित्रिक मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो फारसी और संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। गणित का और ज्योतिष विद्या का उन्हें बहुत अधिक ज्ञान था, और मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मेहदी को उन्होंने विदेशों से पांडुलिपियां संग्रह करने के लिए भेजा था। 1727 में उन्हीं के द्वारा जयपुर नगर के निर्माण की योजना बनाई गई, और इसके लिए उन्होंने नक्शा बनाने के लिए ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य को आमंत्रित किया, जिन्होंने की जयपुर का नक्शा बनाया। जयपुर को अधिक से अधिक सौंदर्य प्रदान करने का प्रयास किया गया, और बाद में
जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी भी बनाया और साथ ही साथ जयपुर नगर व आमेर में जो दीवाने आमेर के महल में जो दीवाने खास है उसका निर्माण भी जयसिंह के द्वारा ही किया गया था। अपने महलों के निर्माण में उन्होंने मुगल उनका जो हमें बिंब देखने को मिलता है वहाँ कहीं कहीं मुगल शैली भी परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार और न केवल साहित्य के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, बल्कि और वास्तुकला के क्षेत्र में, बल्कि हम ये कहें कि उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण जो है यज्ञ और उपासना के समय कई बार आपस में जब उनके भोज वगैरह हुआ करते थे तो उसमें वो लोग तरह तरह की बहस करने लगते थे और उनके संबंध जो थे वो बिगड़ जाया करते थे। तो उन्होंने सभी ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करने के लिए राजी किया, क्योंकि सब एक साथ भोजन करने के लिए तैयार नहीं होते थे। और साथ ही उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया और अंतरजातीय विवाह के साथ साथ उन्होंने राजपूत विवाहों में जो फिजूल खर्ची वगैरह हुआ करती थी उस पर भी रोक लगाने का प्रयास किया और साधुओं के मध्य जो व्यभिचार वगैरह व्याप्त हो गया था उसमें सुधार करने का भी जयसिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जयसिंह जो थे वो राजपूताना के अंतिम महान शासक थे जिन्होंने कि राजपूताना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। और 21 सितंबर 1743 में जयसिंह का देहांत हो गया। और इसके साथ ही ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, ये यहीं पर समाप्त होता है। अभी हमारे वीडियो लेक्चर जारी रहेंगे, लेकिन जयसिंह का ये टॉपिक 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट कर। थैंक यू।